हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 5 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके साइंस का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब कोई ठोस होता है, ठीक है, ये द्रव में बदलता है तो जो कण होते हैं उनके में क्या परिवर्तन होता है, उसके जो द्रव के कण हैं उनके बीच में मध्य स्थान में क्या परिवर्तन होता है। तो जब भी ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित होता है, जो कण हैं वो उसके थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी ठोस जो द्रव में परिवर्तित होता है तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से ये थोड़ी दूरी दूरी पर हो जाते हैं। ठीक, तो अब कुछ ऑप्शन देखते हैं। यह बढ़ता है, यह समान रहता है, यह घटता है, यह शून्य हो जाता है। तो यह बढ़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखो, ये अपने पास में ठोस है, जब ये द्रव में परिवर्तित होगा तो इसके कण थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं। जब ये गैस में परिवर्तित होता है तो ये इसके कण और ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं। ठीक, जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है। अभी देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैविक आवर्धन ये किसको बोलते हैं। तो जब हानिकारक रसायन, कोई भी पीड़कनाशी हो या कीटनाशक हो, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और वे उच्च स्तर पर जाते रहते हैं तो वैसे उनकी सांद्रता बढ़ती रहती है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रसायन होते हैं ये जीवों के शरीर में जमा होने लगते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे। पहले सबसे पहले घास आई, घास में कोई रसायन है, ये पीड़कनाशी है, ये टिड्डा में जाएगा। ठीक, ये टिड्डा में जमा होगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा। ठीक है, ये मेंढक में जमा हो जाएगा और मेंढक से जाएगा सांप में। ठीक, तो ये सांप में जमा हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलेगी तो वो मिलेगी सांप में। ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा सांप। नेक्स्ट देखते हैं। ये अपनी फूड चेन है, ये अपना घास है। ठीक है, इसको टिड्डा ने खाया, टिड्डा को किसी बर्ड ने खाया, बर्ड से सांप में। ठीक है, और सांप को ओल ने खा गया। तो सबसे ज़्यादा जो सांद्रता मिलेगी वो ओल में मिलेगी, लेकिन अपने पास में ऑप्शन में सांप है तो सबसे ज़्यादा सांद्रता क्या मिलेगी? सांप। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अभी देखो, जो लैंगिक परिवर्तन होती है उसमें दो तरीके की परिपक्वता होती है। एक शारीरिक और दूसरी आती है मनोवैज्ञानिक। ठीक, अब शारीरिक में क्या होगा? शारीरिक में अपने बाल आने लगते हैं शरीर के ऊपर, आवाज़ भारी होने लगती है। ये सारे जो हैं वो शारीरिक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक में क्या होगा? मनोवैज्ञानिक में हार्मोन का चेंज होने लग जाता है। जब हार्मोन चेंज होने लग जाता है तो इंसान का स्वभाव होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है और अपने फैसलों के लेकर के उसके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा होती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन देखते हैं। मस्तिष्क का विकास नहीं, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। अभी देखो, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके भीतर मौजूद कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, तो अपने नमक, चीनी और रेत, इसमें तीनों में व्यवस्थित रहते हैं, तो अपने यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी यौगिक बनाता है। अभी Ca2+ है। अच्छा,
तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। तो पहले कक्षक में 5 आ गई, दूसरे में 5, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 5। तो ये इसका क्या 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा इसका अष्टक पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6। इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो 2 ये इसके साथ में क्रिया करेगा और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, ये बिना भुजा चूना होता है। ठीक, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा और एक आयनिक यौगिक बनाएगा। तो ऑक्सीजन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक गर्भ निरोधन प्रदान करता है। ठीक, तो गर्भ निरोधक गोली ये 24 आवर के लिए कारगर होती है। ठीक है, डायफ्राम ये भी लंबे टाइम के लिए, पुरुष कंडोम तो ये लंबे टाइम के लिए नहीं, खाली एक कुछ टाइम के लिए होता है ये भी। ठीक है, और कॉपर टी, तो कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी लंबे टाइम के लिए यूजफुल होती है। अब कॉपर टी एक टी आकार का, ठीक है, एक लचीला उपकरण होता है। इसको डॉक्टर के द्वारा महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो कॉपर टी क्या होता है, ये पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं इसकी गति को धीमा कर देता है। ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होती है। अब देखो ये अपना अवतल दर्पण है। ठीक, ये इसका अक्ष हो गया, ये कोई किरण है। ठीक है, ये आई मुख्य फोकस से, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो अपना आंसर क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, नहीं, अपने पथ पर पुनः नहीं, मुख्य अक्ष से दूर परिसर नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपना आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, धारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जब भी किसी करंट से जब भी किसी चालक से धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, तो धारा क्या करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब जो कंपास होता है उसकी जो सुई होती है वो अपने आप में एक चुंबक होती है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आती है तो इसमें विक्षेपण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है। अभी देखो अपने पास में कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें मूवमेंट हो रहा है। F = ma। ए क्या होता है, एक त्वरण होता है। इसी को मैं त्वरण को क्या बोल सकता हूँ कि गति में परिवर्तन। ठीक, मैं ऑप्शन देखता हूँ। वस्तु सदैव वृत्तीय पथ पर गति करती है, नहीं, वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है। तो जो अपना दिमाग होता है उसमें जो ध्वनि है वो 0.1 सेकंड के लिए रहती है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम श्रवण की दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, श्रवण की दृढ़ता बोलते हैं। ठीक, अगर ध्वनि और प्राध्वनि
ठीक। इसके बीच में 0.1 सेकंड से कम का अंतराल होगा तो हम लोग सही से सुन नहीं पाएंगे। तो सही से सुनने के लिए क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड से कम का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सरल भाषा में लिख लेंगे। CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। एक कार्बन है, इससे 4 CH3 जुड़े हुए हैं। अब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, ऐसे भी समान है और ऐसे भी समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाली कार्बन श्रृंखला का चूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। तो ये संरचना क्या हो जाएगी अपनी, प्रोपेन, ठीक। अब देखो जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसका मध्य जो कार्बन है वो कौन सा है, तो मध्य कार्बन ये हुआ, ठीक। अब इस कार्बन से कितने जुड़े हुए, ये CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है। ये CH3 क्या है, ये होगा मैथिल, ठीक। तो इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नामकरण होगा 2,2 डायमेथिल प्रोपेन, ठीक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर ए हो जाएगा 2,2 डायमेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं। पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, युग्मक अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो युग्मक क्या होता है, आमतौर पर अकेले संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के निषेचन से युग्मक बनता है, जिससे नया पौधा बनता है। तो अपना ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु एलिंग जनन की इकाई होती है, ये एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और ये अकेले संतति उत्पन्न कर सकता है। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। बीजाणु केवल लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। नई संतति उत्पन्न करने के लिए बीजाणु को दूसरे बीजाणु से संलयन की आवश्यकता होती है, ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। ऑक्सीजन और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी देखो, किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है, ठीक। तो ये बात सही है कि जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ये जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या करता है, का त्याग करता है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ को तब अपचयित किया जाता है जब ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो ये भी अपने पास में सही बात है कि जब ऑक्सीजन का त्याग करेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो अपचयन होता है, ठीक। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ये बात भी सही है। तो अपने ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। तो ये बात सही है कि जब भी किसी पदार्थ कोई ऑक्सीकृत होता है तो इसका मतलब यही है कि वो ऑक्सीजन अपने आप में जोड़ रहा है और हाइड्रोजन का वो त्याग कर रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ को अपचयित तब कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो ये बात भी सही है कि जब किसी का अपचयन होता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और या फिर हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, तो हम उसको अपचयन कह सकते हैं। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो ये बात भी सही है कि अपने जो भी अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उनको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अपना सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि पहला कथन भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 म्यू है,
ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है इसका 17 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो CaCl2 इसका क्या होगा 40 + 71, ठीक है। तो ये 111 म्यू, ये इसका इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो ये बात सही है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हमसे आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना का तरीका आणविक द्रव्यमान की गणना से भिन्न है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए, केवल ए और बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी के पौधे उगाने के का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये अपने पास में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं हुआ। किचन गार्डन क्या होता है? तो घर के पीछे अपन जो भी छोटे मोटे पेड़ उगा देते हैं, ये भी प्राकृतिक नहीं होगा, ये मैनमेड हो गया, अपन ने तैयार किया है। फिश एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम क्या होता है? मछलियों के रहने के लिए एक जगह बनाई जाती है शीशे के अंदर, जहाँ पे अपन खाना पानी दे सकते हैं। छोटा सा, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी मैनमेड होता है, ये भी प्राकृतिक नहीं है। वन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया शामिल नहीं है? नमक में, जल में नमक का घुलना, नहीं भाई, इसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया शामिल नहीं है। जल का विद्युत अपघटन, इसमें भी नहीं है। लकड़ी जलना, लकड़ी को अपने को पता है कि लकड़ी जलने के लिए अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के जंग में लगना, इसमें भी अपना आंसर, ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा? लकड़ी का जलना अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व की माप है, ये बात सही है। द्रव्यमान पिंड की अवस्थिति पर निर्भर करता है, ये गलत है, ठीक है। द्रव्यमान किसी पिंड पर लगने वाले बल की माप है, ये भी गलत है, ठीक। अभी देखो, तो जो अपना मॉडर्न फिजिक्स है वो क्या बोलता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की मात्रा बताता है, ठीक। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी अपनी गति की अवस्था में जो विरोध करता है वो उतना ही अधिक होता है, ठीक। लॉ ऑफ इनर्शिया अपना यहाँ पे लागू होता है। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व की माप दर्शाता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, उसका जड़त्व उतना उतना बढ़ता रहेगा। अभी देखो क्या बोल रहा है। जीव द्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अपना, जैसे मान के चलो जीव द्रव्य झिल्ली हो गई, ठीक है, ये इसके बीच में केंद्रक हो गया। अब जो केंद्रक को जो कवर कर रही है वो क्या होगी? वो होगी केंद्रक झिल्ली। अब यहाँ पे ये कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक। इस तरल पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? इस तरल पदार्थ को बोलते हैं हम कोशिका द्रव, ठीक। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। केंद्रीय झिल्ली ये नहीं होगा, कोशिका द्रव ये अपना आंसर हो जाएगा। जो तरल पदार्थ भरा रहता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव। राइबोसोम क्या होता है? ये इसके अंदर एक
अंग होता है कोशिका भित्ति, ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है और ये पादपों में पाई जाती है। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी तार में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्टेज है, तो इस तार का प्रतिरोध क्या है। अपन जानते हैं V = IR। ठीक है, V अपने को कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। I अपने को कितना दिया है, 0.2 एम्पियर। R अपने को फाइंड करना है, तो R = V/I। V की वैल्यू क्या है, 2, I की वैल्यू क्या है, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये 10 ओम। जो R होता है वो ओम में होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम, ए। नेक्स्ट देखते हैं, दैनिक स्थलीय अन्योन क्रिया जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल माना जाता है, क्यों। अभी देखो, गुरुत्वीय जो बल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2/r²। जो G की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप और आपका दोस्त है वो m1 और m2 हुआ, तो आप और आपके दोस्त की वैल्यू कितनी होगी, 50 से 100 kg के बीच होगी। ठीक है, तो आपका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होगा, इसकी वजह से आपके बीच में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर आप और पृथ्वी के बीच में जो अगर अपन मेजर करते तो पृथ्वी का द्रव्यमान m1 होता और आपका द्रव्यमान m2, तो m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, तो आपके बीच में और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता। लेकिन आपका और आप और आपके दोस्त जब बैठे हैं तो आपका आइडियल 50 से 100 kg के बीच वजन होगा, जो कि बहुत कम होगा, क्योंकि जो जी का मान है वो है 6.67 × 10⁻11। ठीक, तो 10⁻11 की तुलना में आपका ये जो 50 kg 100 kg है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि बल का अनुभव तभी होता है जब वस्तुएं मुक्त पतन में हो। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान शामिल हों। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अपने को कार्य का फॉर्मूला पता है, W = F × D। F अपना क्या है, फोर्स, तो फोर्स अपने को कितना दिया गया है, 10 न्यूटन, और D क्या है, डिस्टेंस, ये अपने को कितनी दी गई है, 5 मीटर। ठीक है, तो 10 × 5 = 50 जूल। वर्क जो कार्य होता है उसकी विमा क्या होती है, ये जूल होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका उत्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तंत्रिका उत्तक स्वैच्छिक संचलन के उत्तरदायी होता है और हड्डियों से बना होता है। तो अपन जानते हैं कि तंत्रिका उत्तक हड्डियों से नहीं बना होता है। तंत्रिका उत्तक है वो किससे बना होता है, वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक उपकला कोशिकाओं से बना होता है, ये भी अपना गलत हो जाएगा। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, ये न्यूरॉन से बना है, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो तंत्रिका उत्तक है वो किससे बना होता है, वो न्यूरॉन से बना होता है। ठीक, जो इसकी मुख्य कार्य मात्रक इकाई होती है वो न्यूरॉन ही होती है। ठीक, और ये कोशिकाएं शरीर में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं को लहराना किसका उदाहरण है। अभी देखो, यहाँ पे मान के चलो अपने पास में गर्म हवा है और यहाँ पे अपने पास में ठंडी हवा है। ठीक है, तो जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है। ठीक है, ठंडी हवा
ज़्यादा घनी होती है। इसका अपवर्तनांक होता है वो कम होता है ठंडी हवा के बजाय, और इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, गर्म हवा होती है वो स्थिर नहीं होती है। ठीक है, ये जो गर्म हवा होती है ये स्थिर नहीं होती है। तो जब भी वस्तु का प्रकाश इन यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है कि बार बार अपना दिशा बदलता है। ठीक है, इस कारण से क्या होती है, वस्तुएं हमको हिलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, और जब प्रकाश अपना रास्ता बदलता है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकीर्णन। तो छोटे पैमाने पर वायुमंडल का अपवर्तन होता है, नहीं, अपवर्तन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकाश का परिकरण होता है, ये सही है, प्रकाश का परिकरण होता है। वायु परतों में आंतरिक परिवर्तन होता है, नहीं, आंतरिक परिवर्तन। वायु में विवर्तन होता है, विवर्तन में नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो उपकला उत्तक क्या होता है, यह शरीर के बाहरी सतह को ढकता है। ठीक, और यह आंतरिक अंगों का में जो कवर होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे चोट से बचाता है, ऐसे करके ये होता है। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा सुरक्षा, कि ये सुरक्षा करता है। नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण करता है तंत्रिका उत्तक। संचलन कौन करता है, जो पेशी उत्तक होते हैं वो संचलन करते हैं। ठीक है, और सहारा कौन देता है, ये संयोजी उत्तक देता है। ठीक है, तो सुरक्षा कौन करेगा, ये उपकला उत्तक अपने शरीर की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो हाइड्रोकार्बन जब भी का पूर्ण दहन होगा तो अपने पास में दो उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। ठीक है, ये दोनों उत्पाद बनते हैं जब इनका किसी भी का हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है। ठीक, जैसे मान के चलो अपने पास में CH4 है। ठीक है, मैं इसका दहन कर रहा हूँ O2 ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। इस समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं, 2O2 और यहाँ पे 2H2O। ठीक है, ये तो क्या बनेगा, CO2 और 2H2। अच्छा, लेकिन जब अपूर्ण दहन होगा, अगर मान के चलो आपसे अपूर्ण दहन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, अपूर्ण दहन में बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट, जो कालिक होती है वो बनता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2 प्लस जल। ठीक है, अपना सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।